बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो पंक्चुएशन का टॉपिक है उसको आगे लेके चलेंगे। पंक्चुएशन का ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा। उम्मीद है कि इसके बाद पंक्चुएशन जो है वो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम डैश के बारे में पढ़ेंगे, हाइफन के बारे में पढ़ेंगे, पैरेंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइफन की। ये हाइफन की आप सिंबल देख रहे होंगे। डैश जैसे इसकी सिंबल होती है, लेकिन ये डैश से छोटी होती है। ये डैश से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर देखें, हाइफन जो है वो तीन जो साइंस हैं, तीन जो हमारे पास अलामात हैं, उनमें सबसे छोटी होती है। हाइफन्स जो हैं ये क्या करती हैं, अल्फाज को कंबाइन कर देती हैं, उन्हें कंपाउंड नाउन बनाने के लिए या कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने के लिए। हाइफन जो है कुछ सफिक्सेस के साथ और प्रीफिक्सेस के साथ भी इस्तेमाल होती है। जैसे लाइक के साथ, जैसे वाइज के साथ, जैसे एंटाई, जैसे पोस्ट। ठीक है, यानी लाइक, वाइज, एंटाई एंड पोस्ट, इनके साथ आप हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो लाइक से पहले हाइफन का इस्तेमाल हुआ है, वाइज से पहले हाइफन का इस्तेमाल हुआ है, एंटाई के बाद और पोस्ट के बाद में। क्योंकि इससे आपके जो वर्ड्स हैं, इससे आपके जो वर्ड्स हैं वो कंपाउंड बन जाते हैं, या आपका जो एडजेक्टिव्स हैं वो कंपाउंड बन जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर न्यू एडजेक्टिव हम बनाएंगे। इट जॉइंस इट जॉइंस सेपरेट वर्ड्स इनटू अ सिंगल वर्ड, यानी अलग अलग अल्फाज को जोड़कर एक लफ्ज में इसको ज्वाइन कर देती है। जैसे मैरी गो राउंड, ये नाउन है। ऑफ शोर, जैसे लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड, जैसे टी शर्ट। ये एक लंबे वर्ड को उसके पार्ट्स में तकसीम करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाती होती हैं, ताकि लफ्ज जो है वो दूसरी लाइन पर, लफ्ज जो है वो कंटिन्यू रह सके दूसरी लाइन पर। मसलन आपका एक वर्ड जो है ऊपर वाली लाइन में कंप्लीट नहीं आ सका, तो आप उसका बाकी हिस्सा नीचे लेकर आना चाहते हैं, तो उसका जो पहला हिस्सा है उसके बाद आप हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, और उसका बाकी पार्ट जो है वर्ड का वो आप नीचे लिख देते हैं। रूल है मेकिंग कंपाउंड वर्ड पर्टिकुलरली मॉडिफाइड बिफोर नाउन्स। ठीक है, नाउन से पहले जो मॉडिफायर्स हैं, ठीक है, इनको मिलाकर आप कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। जैसे वेल नोन एक्टर, वेल और नोन के दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल। 6 ईयर सन, 6 और ईयर के दरमियान में आपने हाइफन का इस्तेमाल कर दिया। इसके अलावा नंबर्स लिखने हो, यानी तादाद या काउंटिंग अगर आपने लिखनी हो, जैसे 31 से लेकर 91 से 91 तक, एंड फ्रैक्शंस जैसे 3/5 फुल अ ग्लास। ठीक है, 3 और 5 के दरमियान में आप हाइफन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 21 के दरमियान में आप हाइफन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 91 के दरमियान में आप हाइफन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम गौर करें तो जब एक प्रीफिक्स जो है किसी कैपिटलाइज्ड वर्ड से पहले आ जाए, कैपिटलाइज्ड वर्ड यानी कोई प्रॉपर नाउन से पहले आ जाए, ठीक है, या प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले आ जाए, यानी प्रॉपर जो नाउन है और प्रॉपर जो एडजेक्टिव है, आपको पता है उसका पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो जब ऐसा वर्ड जो है बाद में आना मकसूद और उससे पहले आपको कोई प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़े, जैसे नॉन का इस्तेमाल, जैसे एंटाई या एंटी जिसे आप कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना पड़े, तो फिर आप दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नॉन इंग्लिश, ए हाइफन फ्रेम, आई हाइफन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इनके दरमियान में हमने हाइफन का इस्तेमाल किया। अगर आप नेक्स्ट रूल देखें, प्री फिक्सेस जैसे सेल्फ है, ऑल है,
एंड एक्स, इनके इनके लिए आपको हाइफन दरकार होती है। जैसे एक्स हस्बैंड, एक्स और हस्बैंड के दरमियान में हाइफन। जैसे सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ और सफिशिएंट के दरमियान में हाइफन। ऑलराउंडर, दोनों के दरमियान में आपने हाइफन का इस्तेमाल किया। जब एक प्रीफिक्स जो है एंड होता हो एक ऐसे लेटर पर जिससे एक नया वर्ड स्टार्ट होता हो तो हाइफन इस्तेमाल करें। अब जरा एग्जाम्पल को समझिएगा। एंटाई इंटेलेक्चुअल, एंटाई का लास्ट लेटर जो है वो आई है, और अगला जो हमारा वर्ड है वो भी शुरू हो रहा है इंटेलेक्चुअल यानी आई से शुरू हो रहा है। तो इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में आप हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डी एम्फसाइज, डी के बाद का लास्ट लेटर ई है और एम्फसाइज का पहला लेटर ई है, तो दरमियान में आप हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अननेचुरल, ठीक है, यानी यूं समझे कि ये डबल एन जो है वो आपस में जंबल्ड अप भी हो सकता है, तो इसलिए हमने दोनों एन जो हैं उनके दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल कर दिया। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट, को के बाद आप हाइफन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दोनों सूरतों में, एक में ऑर्डिनेट है वो भी ओ से शुरू हो रहा है, ऑपरेट जो है वो भी ओ से शुरू हो रहा है। अगले हम रूल पे आते हैं, तो अगला रूल है टू सेपरेट सिलेबल्स, यानी आप सिलेबल्स जो है उनको अलग कर दें। सिलेबल क्या होते हैं? वर्ड्स के जो वर्ड्स होते हैं उनको मुख्तलिफ चंक्स में, उनके फ्रेगमेंट्स में या पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, ठीक है। तो हर एक पार्ट के बाद आप हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नॉलेज लफ्ज है तो इसके दरमियान में हाइफन आ सकता है, लेकिन नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते। इनकम्प्लीट, ब्राइटन, ठीक है, तो इनके दरमियान आप हाइफन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्वेल्थ पैरेंथेसिस, जिन्हें आप ब्रैकेट्स का नाम भी देते हैं। पैरेंथेसिस जो है ये ब्लॉक ऑफ मटेरियल दैट इंटरप्ट द टेक्स्ट टू ऐड इंफॉर्मेशन, यानी ऐसे मटेरियल को ब्लॉक करते हैं जो इंटरप्ट करते हैं टेक्स्ट के अंदर। और ये हम ब्लॉक किस लिए करते हैं? ताकि हम इजाफी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकें। इसकी स्लाइड जो है वो नेक्स्ट पेज पे हैं। पहला रूल है, ये ब्रैकेट जो इस्तेमाल करते हैं वो इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ही इज, आगे इंफॉर्मेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है? एज ही ऑलवेज वॉज अ रेबल, यानी असल सेंटेंस हमारा ही इज अ रेबल, वो एक बागी है, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने क्या की है? एज ही ऑलवेज वॉज, जैसा कि वो हमेशा था, यानी अब भी है और हमेशा भी था। अली, माई सन इज अ वेरी गुड बॉय, यानी यहाँ पर आप ब्रैकेटेड कॉमास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अली माई सन इज अ वेरी गुड बॉय, तो माई सन जो है ये इजाफी इंफॉर्मेशन है। फॉर एल्यूजन्स, जैसे थॉमस कार्लाइल 1799 के दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल करेंगे 1881, ठीक है। डिस्कशन ऑन इंटेग्रल सर्किट, ठीक है, तो इसे ब्रैकेट्स के अंदर हम बंद कर देंगे। डिस्कशन इंटेग्रल सर्किट, इसका पेज नंबर क्या है? 91, उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करेंगे। ऊपर जो हमने थॉमस कार्लाइल के बारे में कहा वो एल्यूजन है, ब्रैकेट के अंदर इसे इनक्लोज कर दें कि इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। 1795 टू 1881। अगला जो हमारा कमिंग रूल है वो है सेग्रीगेशन के लिए। सेग्रीगेशन जैसे ए के बाद आप एक पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, इस तरह के नेम्स लिखने के लिए, सेग्रीगेशन के लिए। फॉर सब डिटेल देर आर मैनी अपेरेंट डिफिकल्टीज, ठीक है, मजीद आप छोटी डिटेल उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। अपेरेंट का मतलब वाजे, तो वो जो सब डिटेल है उसे ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर आप इनक्लोज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा फॉर अल्टरनेटिव्स या सिनोनिम्स आपने लिखने हों किसी वर्ड के,
तो उसके लिए भी आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेव हिम 100, ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे 100, यानी वो आप डिजिट्स में लिख देंगे। रुपीज, इट इज ऑसम, ऑसम के आपने आगे सिनोनिम लिख दिया अमेजिंग, और वो ब्रैकेट्स के अंदर। आगे हमारा टॉपिक है डैश, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीछे जो हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। होपफुली कि वो टॉपिक जो है वो आपकी पंक्चुएशन में कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसी पंक्चुएशन नहीं दी जाएगी जिसमें इसका आपको पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाए। डैश का इस्तेमाल हो सकता है। डैश एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो हाइफन से मिलता जुलता है और माइनस साइन से मिलता जुलता है, लेकिन इन अलामात से लंबाई में भी मुख्तलिफ होता है और कुछ फॉन्ट्स में भी मुख्तलिफ होता है। हाइट में इसकी हाइट जो है अबव द बेस लाइन, जो बेस लाइन होती है इसकी हाइट जो है उसके ऊपर होती है। इट इज लॉन्गर देन अ हाइफन, ये एक हाइफन से लंबी होती है और आमतौर पर एक रेंज को जाहिर करने के लिए या फिर तवक्कुफ या रुकने को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डैशेज जो है वो वर्ड्स के ग्रुप को सेपरेट करती हैं, और याद रखें कि ये वर्ड्स के पार्ट्स को सेपरेट नहीं करती जिस तरह के एक हाइफन करती है। पीछे हमने आगे चलकर हम हाइफन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो द मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ द डैशेस आर द एन डैश, ये पीछे हमने हाइफन पढ़ी है कि वर्ड्स को आपस में मिलाती है, ठीक है, वर्ड्स को आपस में मिलाती है, लेकिन ये सेंटेंसेस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में मिलाएगी जो डैश है। तो डैश के जो मोस्ट कॉमन वर्जन है एन डैश है, जो कि हाइफन से लंबी होती है, जबकि एम डैश जो है वो एन डैश से लेंथी होती है, यानी लंबी होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एम डैश है, जिसका जैसे कि नेम से जाहिर है ये एक एम जितनी लंबाई होती है इसकी, ठीक है, ये एन डैश से दुगनी इसकी लेंथ होती है। ये लेटर एम की विड्थ जितनी होती है, वेंस द नेम, यानी जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो जाता है। देयर आर थ्री लेंथ्स ऑफ व्हाट नॉन टाइपसेटर्स सिंपली थिंक ऑफ एज अ डैश, यानी तीन ही लेंथ है एक डैश की जो नॉन टाइप सेटर जो है ना वो बयान करते हैं। द हाइफन, द एन डैश एंड द एम डैश, यही तीन लेंथ है जो आमतौर पर जाहिर होती हैं। कई जगहों पर एक ही लेंथ जो है वो जाहिर होती है। अपने हाइफन इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर उसके लिए भी वही लेंथ वो आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है दे रही होती है। तो ये पंक्चुएशन मार्क जो हैं ये मतलब चीदा चीदा इस्तेमाल होने वाले पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। एम डैश का पहला रूल है कि ये किसी थॉट या एक्सप्लेनेशन को इंटरप्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें ये जाहिर हो रहा होता है कि जैसे करेक्टर जो है वो हेजिटेट करते हुए बात कर रहा है, झिझक रहा है दरमियान में, पूरे सेंटेंस नहीं बोल रहा बल्कि एक्सप्लेनेशन को दरमियान में इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। वेल, शी जेस्चर्ड वेगली लास्ट नाइट, पिछली रात, ठीक है। अब ये इशारों से बात की जा रही है एक किस्म की। अच्छा, एम डैश का अगला रूल है किसी सेंटेंस के आखिर पर इस्तेमाल होती है, किस लिए? टू इंट्रोड्यूस एन आफ्टर थॉट, पीछे बयान करदा जुमले, पीछे जो बयान करदा जुमले है उसका आफ्टर थॉट बयान करने के लिए, या फिर जुमले का की समरी जो है वो बयान करने के लिए। यहाँ पर है देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश। अब ये जो शार्प क्रैक है इसको आगे समराइज किया जा रहा है या इसका आफ्टर थॉट बयान किया जा रहा है। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक टहनी टूट चुकी थी। तो दरमियान में हमने एम डैश का इस्तेमाल किया है। अच्छा, एम डैश का इस्तेमाल इस सूरत में भी करते हैं फॉर इंटेंशनल ओमिशन, यानी जहां पर राइटर जो है वो इरादी तौर पर किसी जुमले को अधूरा छोड़ दे।
इरादी तौर पर किसी जुमले को अधूरा छोड़ दे। जैसे ही इज अ, यहाँ पर आगे डैश आएगी, मैंने इसको जरा लेंथी कर दिया है, यहाँ पर डैश आएगी, ही इज अ। आगे देखें, हमारा अगला टॉपिक है एन डैश, जो एन के इक्वल होगी, एन लेटर के इक्वल। एन डैश जो है ये हाइफन से जरा बड़ी होती है, लेकिन एम डैश से छोटी होती है। एन डैश क्या करती है? टू रिप्रेजेंट अ स्पैन और रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम, यानी तादाद की रेंज, डेट्स की रेंज, या टाइम की रेंज, यानी यहां से लेकर वहां तक, ये जाहिर करने के लिए दरमियान में हम एन डैश का इस्तेमाल करते हैं। देयर शुड बी नो स्पेस, याद रखना है कि ये जो आप एन डैश का इस्तेमाल करेंगे तो दरमियान में स्पेस नहीं रखनी, जबकि हम डैश का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों तरफ थोड़ी स्पेस रखते हैं, तो इनमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट द एन डैश इज रेड एज टू और थ्रू, यानी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हुए जो एन डैश होती है वो मानी देती है टू या थ्रू का, यानी इस सन से लेकर उस सन तक। द 2010 टू 2011 सीजन वाज आवर बेस्ट येट। ठीक है, तो दरमियान में एन डैश का मतलब, इसे आपने हाइफन नहीं समझना, ये याद रखिएगा, हाइफन नहीं समझना, ये एन डैश है। आपने इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिन तक ऐसी मालूमात जो है वो बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही हैं, उन तक भी ये पहुंचे, ताकि वो अपने पेपर में बेहतर तरीके से पेपर को हैंडल कर सकें, पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और यही सब कुछ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।